नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ आज आपके सामने हूं। फिलहाल मैं इजराइल में हूं, लेकिन भारत की खबरों पर नजर बनाए हुए हूं और उन खबरों में सबसे बड़ी खबर जो मुझे इस समय चिंता दे रही है वो ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध शुरू होने वाला है। ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा आप तथ्यों से रिलेट करते जाइएगा। पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो देता हूं, उसके बाद में हम चलेंगे पूरी घटनाओं पर और उसके और डिटेल एनालिसिस पर। कुछ तारीखें याद करिए। 17 अप्रैल के दिन आसिम मुनीर ने हिंदुओं के बारे में कहा था कि ये हमसे अलग हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर हमारी जगलर वेन है। 17 अप्रैल को वह आदमी भड़काऊ बयान देता है, टू नेशन थ्योरी के ऊपर आकर के स्टेटमेंट देता है और कुछ ही समय बाद में, यानी कि 5 दिन बाद में 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा हो जाती है। क्या आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं? 17 दिन और फिर 22 तारीख, मतलब कुछ इस तरह के घटना थे कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर बैठे कुछ हुक्मरान कुछ बयान देते हैं और उस बयान का सीधा रिपरकर्शन स्लीपर सेल्स या जो आतंकवादी छुपकर बैठे हैं वो उसे एक संदेश के रूप में लेते हैं, क्योंकि मीडिया उसे सर्कुलेट कर देती है। अब दूसरी घटना पर चलते हैं। ताजा ताजा आसिम मुनीर अमेरिका में बैठ करके भारत पर भौंक रहे थे। और भौंकते समय वो भारत की आर्थिक स्थिति को तोड़ने के बारे में बयान दे रहे थे। अंबानी को टारगेट करते हुए कुछ उन्होंने इस तरह के अनर्गल बयान दिए जिससे हमको एक हिंट निकल करके आया कि ये भारत को कुछ आर्थिक क्षति पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। अब आप जब इसको आर्थिक क्षति के रूप में जोड़ने निकलते हैं तो आइए आज मैं आपको विश्लेषण तक लेके चलता हूं, कैसे आर्थिक क्षति भारत तक पहुंचने वाली है। आप कहेंगे सर पहुंच तो चुकी है, 50% तक भारत पर टैरिफ अमेरिका लगा चुका है। अब आपको क्या नजर आ रहा है? साथियों, जो मुझे नजर आ रहा है उसका एक ब्रीफ केवल इतना सा समझ लो, एक सीक्वेंस बोल रहा हूं, इसे जोड़ते जाइएगा। 15 अगस्त के दिन रूस और अमेरिका के बीच में अलास्का के अंदर संधि होने जा रही है, जो कि जेलेंस्की को लेकर के है। अगर वो संधि हो जाती है, पुतिन मान जाते हैं, तो ट्रंप अपनी बात पर जीत जाएंगे। बात ये जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करवा दिया है, और वो कौन सी सीज फायर की बात हो रही है? सीज फायर हो रहा है रशिया और यूक्रेन का, और अगर सीज फायर होता है तो उसके कारण में तलाश आ जाएगा कि मैंने भारत को धमकाया था कि अगर तुम तेल लोगे तो मैं तुम्हारे यहां पर 25% तक टैरिफ लगा दूंगा। परिणाम क्या निकला? टैरिफ के डर से भारत कहीं रूस तक पहुंच करके डोभाल साहब से ये तो नहीं कहलवा दिया कि आप मान जाइए ना, क्योंकि हम पर टैरिफ आ गया है। कुछ ट्रंप इसी तरह के बयान आने वाले समय में 15 अगस्त के बाद देने वाले हैं। आप इस लाइन को कोट करके रख लीजिएगा। यदि 15 अगस्त के दिन रशिया यूक्रेन सीज फायर हो जाता है। अब उसके बाद में मैं फिर भारत पाकिस्तान के युद्ध की क्यों बात कर रहा हूं उसे मैं रिलेट करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि भारत पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरी रशिया यूक्रेन में पुतिन का इस अलास्का की मीटिंग में विजयी घोषित होकर निकलना ज़रूरी है। अगर वो यहाँ पर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में आते हैं तो 15 अगस्त के बाद भारत की स्थिति और क्रिटिकल हो जाएगी। कारण होगा सिंधु जल समझौता। आइए अब मैं आपको सिंधु जल समझौते पर लेकर चलता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग इन दिनों एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान के मसले में 17 अप्रैल को आसिम मुनीर बयान देते हैं कि हिंदू हमसे अलग हैं। 17 अगस्त को बयान देते हैं, कश्मीर को जगलर वेन बताते हैं। 22 अप्रैल को भारत पर पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है, हिंदुओं को टारगेट करके हमला किया जाता है। ये जो हमला हुआ, इस हमले के कुछ ही दिन के अंदर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को पॉज कर दिया। कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई उस ट्रीटी को नहीं मानते, हम इंडस वाटर को अपने हिसाब से यूज करेंगे। लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया कि मई की घटना से लेकर अब तक, हम मई से लेकर के जब अब आज की बात कर रहे हैं, तो अब तक में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ज्यादा भड़काऊ बयान नहीं आए थे। हाँ, बीच बीच में बिलावल भुट्टो जैसे भुट्टे भौंक रहे थे कि उनको कहना था कि हाँ भाई, अगर आपने पानी रोक दिया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। पूसा कश्मीर में हुआ, मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है,
मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। लेकिन वो कंसिडरेबल पोजीशंस पर नहीं थे। लेकिन ताजा ताजा अमेरिका की गोदी में बैठे हुए आसिम मुनीर ने ना केवल वहां जाकर सिंधु जल के ऊपर भारत को धमकाया, अपितु न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दे दी। आसिम मुनीर के ऊपर हमने सेशन किया था जिसमें उसने हमको परमाणु हमले की धमकी दी थी कि तुम पानी का एक बूंद नहीं रोक सकते। अब ताजा एक घटना और जुड़ती है और शहबाज शरीफ बाहर निकल कर आते हैं और वो कहने लगते हैं कि भारत हमारे यहां का पानी नहीं रोक सकता, एक बूंद भी पानी। आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। ऐसा इन्हें क्या मिल गया है जिसके चलते ये इतने ज्यादा उकस रहे हैं? इन कुत्तों के पास ऐसी कौन सी हड्डी आ गई है जिसे चबा चबा के इनके मसूड़ों से निकलता खून इन्हें स्वाद दे रहा है? अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस पॉइंट के साथ। अब देखिए पॉइंट कुछ इस तरह से है। आसिम मुनीर को यह समझ में आ रहा है कि ट्रंप के दिमाग में भारत के खिलाफ सनक चढ़ गई है, सनक चढ़ गई है। उसके चलते ट्रंप लगातार भारत के साथ कुछ ऐसा किए जा रहे हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। जैसे चाइना को 90 दिन की और मोहलत देना कि तुम पर अभी हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, भले ही तुम रूस से कितना भी तेल मंगाते रहो, नंबर एक। नंबर दूसरा, अमेरिका के द्वारा रूस को धमकाते हुए यह कहना कि भारत तुमसे तेल खरीदता है, 25% टैरिफ मैं भारत पर लगा दूंगा, नंबर दो। नंबर तीसरा, भारत के समर्थन में माने जाने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी और साथ ही साथ में मजीद ब्रिगेड को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाता है, आतंकी संगठन घोषित करवा लिया जाता है। इतना ही नहीं, भारत पर 25% टैरिफ अनाउंस होता है और पाकिस्तान पर मात्र 19%। भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण एडिशनल 25% टैरिफ अनाउंस होता है। पाकिस्तान वहीं 19% के साथ साथ अपने यहां ऑयल रिजर्व निकलवाने की बात पर अमेरिका के साथ खड़ा हो जाता है। मतलब इतना तो साफ है कि भारत को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहा है। अब इसमें एक फैक्ट और जोड़िएगा, हाल ही में आसिम मुनीर ने सेंटकॉम का जो गुरिल्ला था जिसकी अभी रिटायरमेंट हुई है उसमें पहुंच करके उस सीजन फंक्शन को अटेंड किया। ना केवल गुरिल्ला के फंक्शन को अटेंड किया बल्कि वहां से आगे की यात्रा क्या होती है कि वो पाकिस्तान के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें कहता है कि भारत के अंदर तमाम परेशानियां हैं, ये सब एक तरह का नैरेटिव वॉर नहीं, एक कॉन्स्पिरेसी है जो कि अमेरिका के नेतृत्व में की जा रही है, भारत के खिलाफ प्रयास किए जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे इससे सिंधु जल समझौते का क्या लेना देना है, तो चलिए अब टू द पॉइंट पहुंचते हैं। अगर 15 अगस्त को रशिया यूक्रेन के बीच में समझौता होता है तो इसका तात्कालिक कारण माना जाएगा कि ट्रंप के डर से भारत ने जाकर रूस से कहा, उस समय पर वहां पर विटकॉफ आया हुआ था, विटकॉफ को डोभाल साहब के माध्यम से संदेश पहुंचा कि भारत चाहता है कि भाई साहब इसे रोक दो, 25% टैरिफ एक्स्ट्रा हम पर भारी हो रहा है, और रूस तैयार हो जाता है। पुतिन की अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत होती है, शी जिनपिंग से बात होती है, लुकाशेंको से बातचीत होती है और सबको यह कहा जाता है कि हाँ, हम लोग यूक्रेन के मामले पर कहीं कुछ पहुंच रहे हैं। न्यूज सर्कुलेट होने लगती हैं। हाल ही में ट्रंप का जो बयान है उसे देखकर यह लगता है कि वो एक तरह से पुतिन को छेड़ रहे हैं, ये कहते हुए कि 8 अगस्त को सैंक्शन लगना था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही हमारे पास फोन आ गया और मैंने अपना मीडिएटर वहां भेज दिया। कौन मीडिएटर भेज दिया?
विटकॉफ को अमेरिका वालों ने रूस भेज दिया। अब एक और प्रश्न यहां जोड़ते हैं, अगर ये कहानी घट जाती है, कौन सी कहानी, अगर ये स्थिति बन जाती है कि रशिया यूक्रेन समझौता होता है, तो ट्रंप के पास एक सूत्री कार्यक्रम रहेगा, भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान को विजेता घोषित करना। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, पाकिस्तान को विजेता घोषित करने के तरीके क्या होंगे? तरीका यह होगा कि पाकिस्तान हमसे कहेगा कि मुझे इंडस वाटर का पानी चाहिए, इंडस वाटर चाहिए, ट्रीटी का वायलेशन नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे अमेरिका का क्या लेना देना है? अब अमेरिका के लेने देने को समझिए। देखिए क्या है ना कि अमेरिका ने ही 1960 में वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, टेक्निकली हम बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने अमेरिका और भारत के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी कराई थी, लेकिन वास्तविकता में आपको जानकारी हो कि वर्ल्ड बैंक में 15% स्टेक होल्डर अमेरिका है। 28 बिलियन के प्रोजेक्ट्स इंडिया में वर्ल्ड बैंक द्वारा ऑपरेटेड हैं। अब होगा ये कि इंडस वाटर ट्रीटी को जैसे ही आप वायलेट करने की बात करते हो, आपको धमकाया जाएगा कि आपके वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट रोक दिए जाएंगे, यानी सीधा सीधा 28 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट आपका रोक दिया जाएगा। ये सेकंड धमकी होगी। तीसरा, आपने चूंकि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता को खारिज किया है, इसीलिए आपको पानी तो देना ही होगा अगर वर्ल्ड बैंक से मदद आपको चाहिए, क्योंकि फिर से मैं बता दूं कि वर्ल्ड बैंक का मुखिया एक अमेरिकी होता है, अमेरिकी शेयर्स वहां बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये तथ्य आपको अतिरिक्त रूप से पता होना चाहिए। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा कि इंडस वाटर के नाम पर भारत के साथ कलेश करेगा और ये चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से इंडस वाटर को वो भारत से रिलीज करा ले और अमेरिका से कहलवा के वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता को इंपॉर्टेंस दिलवा दे। मतलब कुछ इस तरीके से कि भारत पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को इग्नोर नहीं कर सकते, अगर किए तो भारत को घातक परिणाम भुगतने होंगे। लास्ट पॉइंट जिसकी वजह से मैं युद्ध के ऊपर जा रहा हूं वो ये कि पाकिस्तान इसी इंडस वाटर को प्राप्त करने के लिए संभव है कि भारत पर सीज फायर वायलेशन करे, सीधा सीधा डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर वो हम पर अटैक कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको समझना चाहिए। हो सकता है कि आसिम मुनीर जो कह रहे हैं कि भारत के डैम्स को निशाना बनाया जा सकता है, तो हो सकता है कि भारत के इंडस रिवर पर बने हुए डैम्स पर पाकिस्तान का हमला हो। हालांकि बहेगा पाकिस्तान ही, नुकसान लेकिन हमारा भी बड़ा होगा, बाढ़ बहुत से क्षेत्रों में हमारे भी आ जाएगी। तो आने वाले समय में अमेरिका और ज्यादा खुलकर पाकिस्तान के साथ जाएगा। कुल मिलाकर के इस पूरी कहानी का सार अगर मैं केंद्रित करने निकलूं तो वो एक ही जगह जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन रशिया यूक्रेन के बीच हो रहे समझौते में पुतिन विजेता की भूमिका में अगर निकलते हैं तो भारत का भविष्य सैंक्शंस की तुलना में सुरक्षित होगा। हो सकता है कि अगर पुतिन विजेता बनकर निकलते हैं तो हमारे लिए भी जो हमारे सैंक्शंस हैं या फिर कहिए जो 25% का एडिशनल टैरिफ हम पर तेल खरीदने की वजह से लगा है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। अगर किसी तरह से ट्रंप हावी होते हुए दिखते हैं, ट्रंप विजेता बनकर यहां पर निकलते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी साथियों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए जानना, क्योंकि अगर ट्रंप पुतिन को दबाने में कामयाब हो गए, यूक्रेन का पक्ष रखने में कामयाब हो गए, तो दुनिया को संदेश सिर्फ इतना जाएगा कि हमने तेल के लिए मना किया था, भारत पहुंचा सीधा वहां जब विटकॉफ थे, डोवाल साहब का संदेश गया, पीएम मोदी से पुतिन की बातचीत हुई, पुतिन तैयार हुए तुरंत जाने के लिए 15 अगस्त को अलास्का, और उसकी वजह से ये सारा काम हुआ। तो अमेरिका कह पाएगा कि इंडिया की नस आसानी से दबाई जा सकती है, और अगली नस दबाने के लिए वो वर्ल्ड बैंक को ही पावर देकर कहेगा। तो आपको क्या लगता है, 15 अगस्त पर अपन सबकी नजरें हैं, भारत के लिए ना केवल आजादी बल्कि आर्थिक आजादी के लिए भी एक गौरवशाली क्षण होगा या चिंता का विषय? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह था मेरा विश्लेषण। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से जरूर साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, चूंकि मैं इस समय इजराइल में हूं तो मेरे जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को अगर ऑफ कैमरा देखने हैं तो मैं बनाकर आपके सामने डाल ही रहा था, लेकिन आप में से बहुत से लोगों की डिमांड थी कि आप ऑन कैमरा आकर के वीडियो शूट कीजिए। मैंने आपके सामने शूट किया है। ये तरीका पसंद आया हो तो जरूर प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।